नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 5 और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर का क्या नाम है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफी कुछ जो बेसिक बातें हैं कि खनिज क्या होता है, ठीक है, चट्टानों से खनिज कैसे पाया जाता है, आवश्यक क्या होता है, वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में देख लिया है। तो उसको समझने से फिर हम आगे कंटिन्यूटी करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक्स क्या है, आज हमारा क्या टारगेट रहेगा, आज हम लोग जानेंगे लौह खनिज क्या है, उसका लौह अयस्क के बारे में जानेंगे, लौह अयस्क की पेटियां जानेंगे। पेटियां ये कोई वैसी पेटी नहीं है कि एक पेटी मतलब 1 लाख रुपए ऐसी पेटियां नहीं है। स्थान है कहां कहां पे लौह अयस्क ज्यादा पाए जाते हैं, अलोह खनिज के बारे में उसमें भी काफी कुछ, और एक उदाहरण जैसे कि बॉक्साइट, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले जो क्या है, लौह खनिज। लौह खनिज के बारे में हमें जानना है, मतलब ऐसा खनिज जिसमें क्या हो, लोहा हो, ठीक है, ऐसा खनिज जिसमें क्या हो, लोहा हमें मिले, आयरन जिसमें हमें मिले, ऐसे खनिज की हम लोग चर्चा करेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिजों के, धात्विक मतलब जो मेटल्स है, जो धातु है, ठीक है ना, उन धातुओं का है। तो जिसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था लास्ट क्लास में, धात्विक अधात्विक, ठीक है। तो धात्विक में फिर लोहा वाला और अलोह वाला। तो हम धात्विक वालों में, धातु वालों में क्या पढ़ रहे हैं, देखो जो धातु है ना, धातु क्या है, खनिज है, खनिज का भाग है। ओके, तो खनिजों में धातु है, तो धातु में अब हम लोग जो क्या पढ़ रहे हैं, लोह वाले पढ़ रहे हैं, जिनमें लोहा पाया जाएगा, जिसमें लोहे का अंश होगा, वो वाले पढ़ रहे हैं। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान है। मतलब जितना भी धात्विक है, जितने भी धात्विक खनिज हमारे पास है, उसमें 3/4 मतलब लगभग 75% अगर उसमें से कुछ है तो लौह खनिज है। क्या है, लौह खनिज है, जिनमें हमें लोहा देखने को मिलता है। यह धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। धातु शोधन का मतलब क्या होता है, जो मेटल्स है। भैया देखो, जो भी चीज आज हमारे पास आ रही है वो रिफाइन होकर के आती है, ठीक है। जैसे धातु मान लो, मेटल, सोना मान लो, सोना एक मेटल है, धातु। अब वो जो आप खनिज, अब हम उसे चट्टानों में से जब निकालते हैं, जब वो हमारे पास आता है, मैं आपको उसकी आगे इमेज दिखाऊंगा, इतना गंदा लगता है कसम से कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहेगा, बट वो रिफाइन होता है। तो उस रिफाइनिंग के काम में भी क्या है, हमारे पास लोहे खनिज की हमें जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों को निर्यात करता है। मतलब ये बात आपको यहां पे देखने को मिल सकती है कि हमारे पास लौह खनिज की कितनी मात्रा है। हम पहले जो हमारी डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, घरेलू मांग, उसको भी पूरा कर लेते हैं, हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर लेते हैं, और उसके बाद हम ज्यादा धात्विक खनिज क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। हम उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। तो एक्सपोर्ट होता है, वो ज्यादा बाहर होता है, भेजा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लौह खनिज कहां पे देखने को मिलता है। देखिए, तो यहां पे बताया गया उड़ीसा में 52%, उड़ीसा में 52% है, मतलब सबसे ज्यादा जो लौह खनिज हमें देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा, ऐसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़। आप अगर कभी तुलना भी करेंगे ना, तो भारत का पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है ना, पश्चिम वाला हिस्सा और ये पूर्वी वाला हिस्सा, तो जो पश्चिम वाला हिस्सा ना, वो हमें संसाधन वहां पे कम है, खनिज हो गए, ये जो संसाधन है वो कम है, पर ये विकसित है ये एरिया, ठीक है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है विकसित है। परंतु जब आप इधर पूर्व वाले में देखोगे, जैसे उड़ीसा आ गया, ये सब कुछ आ गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे संसाधन बहुत है, परंतु ये विकसित नहीं है, इनमें विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। और इसके क्या क्या कारण होते हैं, हमने संसाधन में विकास वाले चैप्टर में भी देखे थे, पहले चैप्टर में। तो एक कारण नहीं, बहुत से रीजन है, बहुत सी पॉलिसी है जो सरकार है, वहां पे सरकार की नीतियां क्या होती है, किस प्रकार से वो काम करती है, किस प्रकार से इन संसाधनों का उपयोग करा जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो उड़ीसा में 52% है, उसके बाद छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%। अब देखो, 52 उड़ीसा का, 16 इसका, कितना, 58 और 68, 79, टोटल 79% जो है वो आपको उधर 3 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। मैंने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करी, उन तीनों में आपको देखने को मिल रहा है 79%। बाकी कर्नाटक में थोड़ा सा, और बाकी जो 7% रिमेनिंग है वो आपको अदर स्टेट्स में या अन्य राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से ये बात हमें दर्शने को मिलती है। अभी आपको मानचित्र भी दिखाऊंगा, तो उन मानचित्रों से हम लोग महसूस ये चीज करेंगे कि किस प्रकार से जो वो वाला बेल्ट है, वो वाला जो क्षेत्र है, जैसे हमने उनका बात करी, पेटियों की बात करी, तो पेटियां क्या है, क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से हमें ये खनिज देखने को मिलता है।
और हमने संसाधन एवं विकास वाले में बात में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक सूची बनानी पड़ेगी कि कौन सा खनिज कहां पे ज्यादा मिलता है। फिर उसके अनुसार सरकार को क्या योजनाएं बनानी पड़ेगी और योजना बना करके सरकार को उनका इस्तेमाल करना होगा, उसका प्रयोग करना होगा। तो अगर अब आप इस जगह देखो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन जगह पे क्या है, लो खनिज हमारे पास बहुत मिल रहा है। तो जब बहुत ज्यादा ये खनिज मिल रहा है तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं जगह से हम पूरे भारत की डिमांड को भी फुलफिल कर रहे हैं और दुनिया को भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो भी आगे हम लोग जानेंगे। अब आते हैं लो अयस्क पे, आयरन ओर की जो बात है। देखो अयस्क मैं लास्ट लेक्चर में से बता चुका हूं, पर अयस्क क्या है, जब हम कोई खनिज है तो जब उस खनिज को हमें पता चल गया कि खनिज जो है उसमें है ना अशुद्धता बहुत है, इंप्योरिटी बहुत है, जो हमारे किसी काम की नहीं, तो जब हम उस खनिज की खुदाई नहीं करते। पर यह जब पता चला कि उसमें जो खनिज है, जो खनिज की मात्रा है वो बहुत ज्यादा और उससे का हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट होने वाली खनिज है, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अब जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लो अयस्क की कर रहे हैं। ऐसा लोहा, ऐसे खनिज लोहे के जहां पर अयस्क है, मतलब वो हम जब उसे खुदाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। लो अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो जैसे लो अयस्क, लोहे की बात हम लोग करते हैं, आधारभूत खनिज है, आधार है भैया, हर किसी भी चीज में देख लो। अब आप सोचो खनिज का कहां इस्तेमाल आता है, अरे बाबा रे बाबा, हर जगह हर चीज खनिज से बनी है। हम बहुत सी चीजें खाते हैं, हमारे जो दंत मंजन यूज करते हैं उसमें भी खनिज का इस्तेमाल होता है। हमारी छोटी से सुई से लेकर जो बड़ा सा एरोप्लेन ऐसा करके उड़ता है उसमें भी, रेलगाड़ी में भी, हर चीज में खनिज है। बहुत सी बार आप ये देखते होंगे कि डॉक्टर्स कहते हैं मिनरल्स हमें लेने चाहिए, ये मिनरल्स ही तो है, खनिज की तो वो बोल रहा है खनिज वाले पदार्थ लेने चाहिए। आयरन की कमी, कभी जब खून की कमी हो जाती है, कमजोरी शरीर में होती है, तो हमें आयरन की गोलियां दी जाती है। क्या है भैया सब मोह माया है, खनिज से ही पूरी दुनिया चल रही है। ठीक है, खनिज हर जगह आपको देखने को मिला, छोटी से सुई से लेकर के एक बड़े एरोप्लेन तक, हर चीज में क्या है, खनिज पाया जाता है। और जब लो अयस्क की बात कर रहा हूं, औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी। औद्योगिक विकास, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में कहीं पर भी होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, लो अयस्क का आयरन हो रहा है। क्योंकि हमें मशीन बनाने में और बाकी जो इक्विपमेंट्स बनाने में अगर किसी की जरूरत पड़ती तो हमें आयरन की जरूरत पड़ती। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह अयस्क में धनी है। लोहांश युक्त, जिसमें लोहे का अंश होगा, जिसमें लोहे का अंश होगा, ऐसा लोह अयस्क में भारत धनी है, बहुत अमीर है भारत, गरीबी नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बोली थी कि भारत के पास खनिजों में भी विविधता है, भारत के पास खनिजों में विविधता है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है भारत के पास, बहुत अमीर है। सामाजिक विविधताओं में तो हम हैं ऊपर, यहां पे खनिजों में भी हमारे पास विविधताएं हैं, परंतु एक जो कमी है वो ये है कि असमान वितरण उसका हुआ है, असमान वितरण उसका हुआ है, और वितरण होना हमारे हाथ में नहीं है। भूगर्भिक जो गतिविधियां होती है, भू मतलब जमीन, और गर्भ जो जमीन के अंदर जो गतिविधियां होती है, उसके कारण उसका नतीजा हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास हम बहुत बड़े धनी हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है सबसे सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% आपको क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय, ठीक है, चुंबकने चिपकने वाले जो मैग्नेटिक वाले जो गुण है वो इसमें मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा है। 70% इसमें लोहा है, और हम इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, विद्युत उद्योगों में करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल जो काम होता है उन उद्योगों में हम इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हेमेटाइट के बारे में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। तो देखो अभी मैग्नेटाइट पढ़ा, तो ये रही मैग्नेटाइट और ये रहा हेमेटाइट। ओके, दोनों की इमेजेस मैंने आपको दिखा दी। तो हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क उद्योग में काम आने वाला है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। तो ज्यादा इसका हम क्या है, उपभोग कर चुके हैं। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। मैग्नेटाइट में क्या था, लोहांश बहुत था। कितना था भैया, 70%। कितना था, 70%। तो सर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगभग 50 से 60% है। तो थोड़ा सा ही लोहा इसमें कम है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसका हमने ज्यादा इस्तेमाल करा है, मैग्नेटाइट का ज्यादा इस्तेमाल, सॉरी हेमेटाइट का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। मैग्नेटाइट का है वो कम इस्तेमाल हम लोग करें, क्योंकि लेकिन अधिकतम मात्रा में इसका उपभोग हो चुका है। अब आते हैं भारत में लोह अयस्क की पेटियां। लोह अयस्क की पेटियों का मतलब यह है कि कौन से स्थान पर क्या ज्यादा पाया जा रहा है।
ठीक है, जो लो आयशक है कौन कौन से स्थान पे कितने कितने पाए जाएंगे, ठीक है ना, कौन से राज्य में कहां पाए जाएंगे, और ये जो चीज हम लोग करेंगे मानचित्र के द्वारा करेंगे। तो जब आप ये पढ़ रहे हो ना, तो आपकी एनसीईआरटी में ही ये जो मैप मैंने लिया है वो एनसीईआरटी का ही लिया है, और एनसीईआरटी का इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग भी एनसीईआरटी खोल कर करके उस मैप से मिलान कर सको कि भाई कहां पर कौन सी जगह है, कहां पर कौन सी जगह। अगर मैं कहीं से उठा करके कोई मैप लगा देता तो आप तो ढूंढते रह जाते, भैया कौन सी जगह कहां पर दिखा दी सर। तो जब यहां से आप लेक्चर देखना शुरू करो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, पहले एनसीईआरटी की किताब खोल लें और उस पर ये जो मैप वाला पेज है उस पेज को आप जरूर खोलें। तो बाद में लो आयशक की पेटियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पेटी ओडिशा झारखंड पेटी। अब ओडिशा झारखंड पेटी का मतलब क्या, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ओडिशा झारखंड है, इस वाले एरिया में। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लो आयशक, ठीक है, कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में कौन सा लो आयशक पाया जा रहा है, हेमेटाइट किस्म का पाया जा रहा है। कौन सी जगह पाया जा रहा है, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है, ठीक है। कौन से खदानों से, बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाएगा, मयूरभंज। तो इन्होंने क्या बोला, उड़ीसा और झारखंड। देखो ये रहा मयूरभंज, आपको साफ साफ दिखेगा जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे मयूरभंज, और उसी के पास में है केंदुझर, ठीक है, और उसी के पास है क्या है, केंदुझर। इसी से सनिध झारखंड, सनिध मतलब बिल्कुल जो पास में अड़ा हुआ है, सनिध झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट आयशक का खनन किया जाता है। तो कौन कौन सी जगह बोली है भैया इन्होंने, सिंहभूमि जिला, ये जिला है सिंहभूमि जिला, ठीक है, वहां पे एक जगह गुआ से निकाला जाता है, और उसी के पास में है नोवामुंडी। तो वहां से क्या है, हेमेटाइट निकाला जाता है। नोवामुंडी इसमें नहीं दिखा रखा है, और नहीं दिखा रहा तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गुआ को भी समझ जाएंगे तो काफी इतना, ठीक है। देखिए एक ऊपर गया है, गया बिहार है, बिहार में को मत कर दीजिएगा, ये गुआ है जो आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा। तो पहली पेटी हमारी कौन सी हो गई, उड़ीसा और झारखंड की पेटी। दूसरी पेटी आती है दुर्ग बस्तर वाली पेटी। दुर्ग बस्तर वाली ये कौन सी है, चंद्रपुर पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये पेटी कहां पाई जाएगी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, कौन से जिले में, बस्तर जिले में बेलाडीला, कौन सी जगह है भैया, बेलाडीला में हमें देखने को मिलेगी। तो ये रहा बेलाडीला। आराम से शांति से इसको पढ़ना है, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर हमें नहीं लेना, बिल्कुल मैप में देखते हुए चलना है। तो बेलाडीला में ये क्या है, ये पाई जाएंगी, ओके। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। मतलब लोह की 14 जो जमाव परतें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ के दुर्ग बस्तर पेटी। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्वान है। तो यहाँ पर हमें जो ये मिल रहा है, हेमेटाइट जो मिल रहा है, उसमें इस्पात, अब इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील, ठीक है ना, स्टील, ठीक है। इस्पात से काफी बच्चे नहीं समझते हैं इस्पात, तो स्टील है ना, स्टील के बनाने में क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्ले होता है। इन खदानों का लो आयशक विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो अब हम लोग देखो, ये रहा भैया विशाखापट्टनम, ठीक है, ये रहा विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम क्या है, विशाखापट्टनम कहां पर है, यहाँ पर, ये देखो समुद्री इलाके के बिल्कुल कॉर्नर पर है, तटीय क्षेत्र है, मतलब तट पर है बिल्कुल, ठीक है, पानी के बिल्कुल पास में। इधर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये वाला इलाका पानी का, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो वहां पे क्या है, जो जहाज, पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो खड़े होते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह हम लोग सामान को भेजते हैं। तो विशाखापट्टनम से हम लोग कहां भेज रहे हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। तो आप जब इधर से होते हुए, यहाँ से ये विशाखापट्टनम, यहाँ से होते हुए आगे जाएंगे तो आपको जापान छोटा सा है, और दक्षिण कोरिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण कोरिया और जापान भेजा जाता है, उत्तर कोरिया नहीं भेजते। उत्तर कोरिया में जॉन उन मीन जो भी है, किम जॉन उन, वो साहब है, तो वो हमारे उनके साथ कोई रिश्ते नहीं है। अब नेक्स्ट है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी, ठीक है। अब नाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नाम डिफिकल्ट है, बट टॉपिक बहुत इजी, सिंपलेस्ट है। कर्नाटक की इस पेटी में लो आयशक की व्रत राशि संचित है। क्या बोला है, जो कर्नाटक की पेटी है, मतलब कहां पर ये जगह, कर्नाटक में। और लो आयशक की व्रत का तो लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा संचित है, बहुत ज्यादा इकट्ठा है वहां पे। तो अब देखो जो जो नाम आएंगे वो देखते जाएंगे। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुदेरमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। सबसे पहले तो कुदेरमुख देख लेते हैं भैया, कुदेरमुख कहाँ गया तू कुदेरमुख, ये रहा कुदेरमुख, ठीक है। मंगलुरु से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा कुदेरमुख, ठीक है, जहां पे आपके मैप में मंगलुरु लिखा हुआ, उससे ऊपर ही है कुदेरमुख। अब इन्होंने ये क्या बात बोली है, जहां से यहां से जो भी लो आयशक मिलता है वो 100%, मतलब 100% कैसा है, निर्यात के लिए,
100% कैसा है, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग भारत के लोग नहीं करते। 100% हम लोग क्या है, बाहर विदेशों में भेज देते हैं। कुदेरमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। निक्षेप का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन, डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो जो संसार के सबसे बड़े इकट्ठे लोह आयस्क जहां पर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से एक कुदेरमुख माना जाता है। एक क्या माना जाता है, कुदेरमुख माना जाता है। और ये कुदेरमुख का है जो पश्चिम घाटी है, ठीक है ना, जो पश्चिमी घाटी है इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। लोह आयस्क कर्दम स्लेरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। देखो कर्दम या स्लेरी रूप का मतलब क्या है, कर्दम स्लेरी, देखो पाइपलाइन से पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, आप लिक्विड या गैसियस चीजें ही भेज सकते हो, बड़ा सॉलिड तो आप भेज नहीं सकोगे। तो ये स्लेरी का मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा लिक्विड सी फॉर्म है, थोड़ा सा लिक्विड सी फॉर्म है। उस लिक्विड सी फॉर्म से क्या होता है, उसको कर करके, मतलब आप ना तो सॉलिड है ना वो थोड़ा इतना लिक्विड भी नहीं, तो मिक्स सा फॉर्म होता है। तो उसको कर करके आगे क्या होता है, वो पाइपलाइन में डाल दिया जाता है और पतनों पे भेज दिया जाता है, और फिर वहां से उन पतन से जो पोर्ट है उन जगह से बाहर निर्यात कर दिया जाता है। ओके, और कहां से, मंगलुरु के निकट, ये रहा मंगलुरु, ठीक है, इस जगह से पतनों पर भेजा जाता है। फिर आते हैं लास्ट पेटी है बस, ठीक है, इतनी पेटियां पढ़ ली। अब लास्ट पेटी है महाराष्ट्र और गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में आती है। तो रत्नागिरी जिले में मैंने सुना है, ठीक है, रत्नागिरी जिले के हाफूस आम भी बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा देख रहा हो तो जरूर बताइएगा कि हाफूस आम होते हैं क्या। रत्नागिरी के में यह पेटी है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है, मरमागांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मतलब ये कहना चाहता है जो यहाँ का लोहा है ना, उत्तम प्रकार का नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, और दक्षता से इसका दोहन किया जाता है। फिर भी इसका दोहन हम जो इसका इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। मरमागांव, अब ये मरमागांव कहाँ है, ये रहा देखो मरमागांव, ठीक है, मरमागांव पतन से इसको क्या है, निर्यात किया जाता है, इसको भी बाहर भेज देते हैं। तो ये जितनी भी पेटियां थी वो सारी की सारी पेटियां हमारी कंप्लीट होती है। अब जानते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में जानेंगे। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात मतलब अभी बताया था स्टील, ठीक है, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील बनाने में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, किसका, मैग्नीज का बहुत इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे मैग्नीज की इमेज दिखाई है। तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में मुख्य रोल है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयां व पेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर जो बनाते हैं वो कीटनाशक दवाइयां जो हम पौधों पर छिड़कते हैं वो दवाइयां, और पेंट तो आप सभी जानते हैं। तो उन बनाने में, उसका, इन चीजों को भी बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, मैग्नीज का होता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये बात तो हमने देखी कि हमें कहां ज्यादा लोह आयस्क देखने को मिल रहा है, उसमें उड़ीसा था। तो और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई राज्य हमारे देश में है तो वो उड़ीसा है। देखिए वैसे इस चैप्टर से ना जो ज्यादा क्वेश्चन जो बनने की उम्मीद होती है वो 2-2 मार्क्स वाले, 1-1, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे इस साल आप लोगों के लिए एमसीक्यू के भी डिमांड ज़्यादा है कि एमसीक्यू के हिसाब से कराएंगी सरकारें। और वैसे भी अब ओमिक्रॉन साहब आ चुके हैं, ठीक है, देश में वो बहुत बुरी तरीके से पैर फैला रहे हैं। तो हो सकता है सरकार और भी ढील दे आप लोगों को। तो एमसीक्यू इस चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं। और बड़े क्वेश्चनों में जहाँ हद मार कर वो एक पेटी पूछ लेगा, ठीक है, किसी एक के खनिज के बारे में बोल, जैसे मैग्नीज के बारे में बोल रहे हैं, मैग्नीज के बारे में आप बताइए। तो ऐसा है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट इसको आप ना लें, इसको बिल्कुल प्रेशर होकर के ना पड़े, आराम से भी रिलीज। अब आप उड़ीसा का आपको याद रखना, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा ही, आगे और 1-2 जगह में देखने को मिलेगा। अब आते हैं अलोह खनिज। अभी तक तो जितने भी हमने पढ़े वो कौन से पढ़े, लोह वाले खनिज, जिसमें क्या हो, लोहे का अंश हो, जिसमें क्या हो, लोहे का अंश हो, जिसमें लोहा पाया जाएगा, आयरन जिसमें पाया जाएगा। वैसे अब ये ऐसे हैं जिसमें आयरन नहीं पाया जाएगा। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। मतलब अब हमारे यहाँ पे जो अलोह खनिज है, लोह खनिजों में तो हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत है, हमने इतनी पेटियां पढ़ ली, पर अलोह खनिज में हमारे पास नहीं है भैया। अलोह खनिज में हमारे पास ना तो संचित राशि, संचित राशि मतलब जो इकट्ठा करा हुआ हो, संचावा हो, इकट्ठा करा हो, वो तो बिल्कुल वो भी नहीं है, और उत्पादन भी नहीं है, उत्पादन भी अधिक संतोषजनक नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। तो इसलिए अलोह खनिज हमें बहुत आराम से इस्तेमाल करने चाहिए। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा आता है, बॉक्साइट आता है, सीसा, सोना आता है, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो देखो ये है सोना, ठीक है। अब देखो कितना गंदा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है क्या कितना गंदा लग रहा है, बट ये क्या होता है, ये चीजें हमारे पास रिफाइन होकर के आती है,
रिफाइन होकर के आती है। और हम लोग कौन सा सोना खरीदते हैं? हाँ, हम लोग तो जो सोने से बनी हुई वस्तु है वो खरीदते हैं। तो हम लोगों को तो क्या है, हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है अपन लोग, है ना, तो अपन को तो अंतिम वस्तु से मतलब होता है। चाहे सोना कितना भी गंदा आए, चाहे उस कितनी उसमें से बदबू आए, कुछ भी आए, हमें उससे कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। हमें तो सिर्फ जो सोने से बनी वस्तु है वो चाहिए। और सोना जैसे कि आप लोग जानते हैं दिन पे दिन महंगा हो रहा है, पर ये इसकी आप इमेज देखिए। तो अब ये जितना भी ये अलोह खनिज, इनमें लोहा नहीं मिलेगा, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, ये सब कुछ ये किस किस चीज के इस्तेमाल आते हैं? धातु शोधन में भी आते हैं, इंजीनियरिंग के में भी आते हैं, विद्युत के में भी काम आते हैं। इन सभी में इनकी उद्योग, इन्हीं सभी उद्योगों में इनकी भूमिका है। फिर जानते हैं तांबा। ठीक है, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। न्यून मतलब ना के बराबर ही हमें देखने को मिलते हैं। धात्विवर्धीय, मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो है एक एक चीज को हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तन्य का मतलब समझते हैं। तन्य को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो कहा जाता है डक्टाइल। ठीक है ना, तन्य को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो कहा जाता है डक्टाइल। ये देखो, आपने तन्य और धात्विवर्धीय, ये जो है मेलेबल और डक्टाइल, ये आपने साइंस में पढ़े होंगे। राहुल सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें बता दी होगी, पर फिर भी मैं, मेरे कोर्स में भी आया तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। तन्य डक्टाइल क्या होता है? जब जैसे मान लो कोई चीज है, आप उसको ऐसे खींचेंगे तो वो एक बिल्कुल वायर की तरह आगे बढ़ता जाता है, आगे हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तन्य या डक्टाइल कहते हैं। तो जो क्या है, तांबा एक ऐसा भी है। इसमें मेलेबल वाले भी गुण हैं, धात्विवर्धीय वाले भी। मतलब जब आप उसे ऐसे हैम करेंगे, हैमर का मतलब होता है पीटना, ठीक है, उसे पीटना, जब उसे आप पीटेंगे तो वो क्या फॉर्म ले लेगा? प्लेट का फॉर्म ले लेगा, बट वो ब्रोक नहीं होता, वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो वो प्लेट का फॉर्म ले लेता है इस प्रकार से, वो बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, जैसे, पर उसके बदलाव हमें ज्यादा नहीं है, मेलेबल हो रहा है, शेप चेंज कर लेगा, पर वो जैसा का है वैसा वैसा हम देख सकते हैं। और ताप सुचालक है। ताप सुचालक का मतलब क्या है? उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो अच्छे से पास हो सकती है। इसीलिए तो क्या करा जाता है कि बिजली के तार बनाने में जो है तांबे का इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन, जो केमिकल उद्योग है, उनमें भी किसका है? तांबे का होता है। तो मेलेबल, कितना ही ठोक लो, उसका शेप थोड़ा सा बढ़ता है, पर बाकी बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमारी मम्मी, हमें कितना ही मार लो, पर हम तो जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, हमें कोई बदलाव थोड़ी आता है। और ये क्या है? ये है कलश, जिससे कि आप, जो भी लोग सुबह जल अर्पण करते होंगे सूर्यदेव को, तो वो कलश ये भी किसका बना हुआ होता है? तांबे का ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। तो मध्य प्रदेश की बालाघाट, ये रहा, ठीक है, यहां पे है, तो खदानें सबसे ज्यादा है। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। तो सिंहभूमि जिला भी हमने बात कर चुके हैं तांबे के लिए। झारखंड का सिंहभूमि जिला, जिसमें हमने गोवा की बात करी थी। और राजस्थान का खेतरी, तो ये रहा राजस्थान। तो यहाँ पे जो खेतरी खदान है, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी जो है, माइंस जो है, खनिज की जो खदानें हैं, वो सच में बहुत फेमस है राजस्थान की। तो पर इस वाले इलाके में फिर भी आपको कम ज्यादा, आपको झारखंड, उड़ीसा, इस वाले बेल्ट में आपको ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। फिर आते हैं बॉक्साइट की तरफ। ओके, बॉक्साइट को जानते हैं। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। देखो, आप जो काफी अयस्क है, जो काफी और है, उनमें हमें क्या पाया जाएगा? एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये बात सत्य है। परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनिया क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही पाए जाएंगे। देखो, एल्यूमिनियम काफी अयस्कों में पाया जा सकता है, परंतु जो सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम क्ले दिखने जैसा वाला पदार्थ है, वो कहां पाया जाएगा? बॉक्साइट में ही पाया जाएगा, से प्राप्त किया जा सकता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से। देखो, अब बॉक्साइट जो निक्षेप है, वो जो बॉक्साइट इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी रचना किससे हो रही है? एल्यूमिनियम सिलिकेटों से। उनसे हो रही है उनका विघटन होना, उनका चट्टानों का टूटना, उससे क्या हमें है ये बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। ये मैंने एक बॉक्साइट का आपको इमेज यहाँ पे दिखाया। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, जिसमें क्या है? लोहा नहीं है, क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक है। मतलब अब क्या है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम के, जो मैंने आपको यहाँ पे यूटेंसिल्स, बर्तन जो दिखाए, वो एल्यूमिनियम के हैं। तो अब एल्यूमिनियम की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि इसमें लोहे जितनी तो ताकत है, लोहे जितनी ताकत है, लोहा नहीं है पर लोहे जितनी ताकत है, और हल्का है, ज्यादा भारी नहीं होता। अब लोहे को उठाओ और एक तरफ एल्यूमिनियम को उठाओ, बहुत डिफरेंस है। सुचालक है, तो भैया बिल्कुल बिजली इससे पास हो सकती है, करंट इससे पास हो सकता है। इसमें अत्यधिक धात्विवर्धीयता, मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा मेलेबिलिटी भी है कि जब आप इसे हैम करोगे तो ये थोड़ा फैल सकता है, प्लेट के रूप में बन सकता है।
भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकोल पहाड़ियां तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो कहां कहां देखने को मिलेंगे हमें? अमरकंटक के पठारों में, अमरकंटक पठार, कटनी, ठीक है, बिलासपुर, इन सभी जगह में ये देखने को मिलेंगे। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा, देखो उड़ीसा बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक राज्य। 2016-17 यहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो कहां? ये रहा कोरापुट। तो कोरापुट जिले के पंचपतमाली निक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण आपको बॉक्साइट निक्षेप या डिपोजिशन आपको देखने को मिला है। तो इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें पेटियों के बारे में जाना कि पेटियां कहाँ कहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और बेहतरीन लगा हो तो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारा उत्साहवर्धन करें, और अपने चैनल लर्निंग शेयर को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।